हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पुराने ज़माने में रोहतासगढ़ में कन्हैया नाम का एक किसान था, जिसके पास थोड़ी बहुत सी ज़मीन थी, जिसकी फसल से उसके परिवार की गुजर बसर नहीं होती थी। इसलिए घर चलाने के लिए वह अक्सर चोरियाँ भी करता था। वह एक शातिर चोर था, लेकिन उसने अपने नगर में कभी किसी घर में चोरी नहीं की। वह हमेशा पड़ोसी नगरों और पड़ोसी राज्यों में चोरी के लिए जाया करता था और महीने में केवल एक ही बार अमावस की रात चोरी किया करता था। जब भी वह चोरी करने के लिए निकलता, चमड़े की एक छोटी और एक बड़ी मशक में पीने का पानी और 4 पराठे साथ लेकर निकलता था, जिससे चोरी करने की अवधि लंबी हो जाए और कहीं खाने को न मिले तो भूखे मरने की नौबत ना आए। छोटी मशक और पराठे वह हमेशा साथ रखता था, जबकि बड़ी मशक घोड़े दिलदार की पीठ से मजबूती से बंधी रहती थी। छोटी मशक में भी इतना पानी होता था कि थोड़ा थोड़ा पीकर एक दिन गुजारा जा सकता था। एक अमावस के दिन वह शाम को ही अपने घोड़े दिलदार पर सवार हो किसी दूर के गांव या शहर में चोरी के ख्याल से निकला। रात होने तक वह एक छुटमलपुर नामक गांव में पहुंच गया। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। कन्हैया ने अपने घोड़े को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। उसका घोड़ा पालतू और वफादार था और कन्हैया जब होंठ सिकोड़कर जब अपने विशेष ढंग से सीटी बजाता, घोड़ा कहीं भी हो, पलक झपकते ही कन्हैया के निकट आ जाता। कन्हैया को लगा कि आज उसे चोरी करने में कोई परेशानी नहीं होगी और मोटा माल भी हाथ लगेगा। बहुत देखभाल कर उसने एक घर छांटा, जहाँ से उसे काफ़ी कीमती सामान मिलने की आशा थी। उसने चारों ओर से घर का निरीक्षण किया, फिर एक स्थान से दीवार लांघकर घर में घुसने का इरादा किया, लेकिन एक बार फिर हर तरफ का निरीक्षण करने के उद्देश्य से घर के सामने आया ही था कि तभी उसे लगा कोई उसे आवाज़ दे रहा है, कन्हैया। तभी वातावरण में तेज हवाएं चलने से कन्हैया को लगा कि उस मकान का मुख्य द्वार हिला है। वह आगे बढ़ा। उसने द्वार पर हाथ रखा तो द्वार के कपाट अंदर खुलते चले गए। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कन्हैया धीमे कदमों से घर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन कन्हैया एक मंजा हुआ चोर था। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की भी पक्की अभ्यस्त थी। उसने उस कमरे को अच्छी तरह देखा। वहाँ कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। एक द्वार कमरे की दाहिनी दीवार में दिखाई पड़ रहा था। उसकी अंदरूनी अवस्था बता रही थी कि वह उस घर की रसोई का स्थान है, लेकिन रसोई बिल्कुल खाली थी। उसमें कुछ भी नहीं था। 2 द्वार कमरे की बाईं दीवार में थे, जो क्रमशः शौच और स्नान घर के थे। उस कमरे के अंतिम छोर पर दाएं बाएं 2 अन्य अंदरूनी कमरों के द्वार दिख रहे थे। कन्हैया ने पहले एक कमरे में झांका। वह भी बिल्कुल खाली था, लेकिन दूसरे कमरे से बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। कन्हैया, कन्हैया। कन्हैया आवाज़ वाले कमरे की ओर बढ़ गया। सामान तो उस कमरे में भी नाम मात्र का था, लेकिन कमरे के आखिरी कोने में एक पलंग बिछा हुआ था, जिस पर कोई कृशकाय बूढ़ा लेटा हुआ कन्हैया कन्हैया पुकार रहा था। कन्हैया उस बूढ़े के पास पहुंचा। किसी के आने की आहट सुनकर बूढ़ा बोल उठा, कन्हैया, तू आ गया बेटे। कहाँ चला गया था? मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी पिला दे और फिर कुछ खाने को भी दे दे। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। कन्हैया ने आसपास देखा। कहीं भी कोई गिलास या लोटा दिखाई नहीं दिया। उसने लेटे हुए बूढ़े को सहारा दे उठाकर बिठाया और अपनी पीठ से छोटी मशक उतार उसकी ऊपरी और छोटे सिरे पर लगे चमड़े के ही ढक्कन को हटाकर मशक का गोल छेद बूढ़े के मुंह से लगा दिया। बूढ़ा न जाने कब से प्यासा था। वह गट गट पानी पीता चला गया। कुछ क्षण पश्चात
जब उसने मशक से मुंह हटा लिया तो कन्हैया ने अपनी कमर में बंधी पराठों की पोटली खोलकर उसमें से एक पराठा बूढ़े को थमा दिया। सब्जी नहीं है? बूढ़े ने पूछा। नहीं, नमक अजवाइन के पराठे हैं, कन्हैया बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही बूढ़ा पराठा मुंह तक ले जाते जाते रुक गया। कौन हो तुम? तुम तो मेरे बेटे कन्हैया नहीं हो, बूढ़े ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन संयोगवश मेरा नाम भी कन्हैया है, कन्हैया ने कहा। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। मैं एक चोर हूँ और आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन घर तो शायद पूरी तरह खाली है, कन्हैया ने कहा। क्या कहते हो? घर खाली है? तो क्या सब प्लेग के डर से घर खाली करके दूसरे गांव में भाग गए? मुझे अकेला छोड़ गए मरने के लिए? लेकिन मुझे तो केवल साधारण बुखार हुआ था। बूढ़ा लगभग आश्चर्य प्रकट कर चिल्लाता हुआ बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन घर में कोई नहीं है, कन्हैया ने कहा। हे भगवान, मेरा बेटा बहू पोता पोती सब मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए, बूढ़ा रोने लगा। माफ़ करना चचा, मैं यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन अब जबकि मुझे मालूम है कि मुझे आपके घर से कुछ नहीं मिलना, मेरा इस घर में रुकना व्यर्थ है। यदि आपको कोई और कष्ट है तो मुझे बताएं, मेरे लिए संभव हुआ तो मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, अन्यथा हाथ जोड़कर विदा चाहूँगा, कन्हैया ने हाथ जोड़ उस बूढ़े से कहा और वहाँ से जाने का उपक्रम किया। नहीं, रुको, मत जाओ, ठहरो। बूढ़े ने उसका एक हाथ थाम लिया और बोला, मुझे तुम अपने साथ ले चलो। कैसी बातें करते हो चचा? मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ और आपको साथ ले चलूँगा तो चोरी क्या खाक करूँगा? कन्हैया हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हुए बोला। मुझे अपने साथ ले चलोगे तो तुम्हें जीवन में कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बूढ़े ने कहा। अजीब बात है, आपको साथ ले चलूँगा तो मेरे सिर पर आपको रखने और खिलाने पिलाने का भी बोझ बढ़ जाएगा, और आप कह रहे हैं मुझे जीवन में कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके बेटा बहू पोता पोती इस घर में अकेला छोड़कर कहाँ भाग गए। इतना खूबसूरत घर है, भला ऐसे घर छोड़कर भी कोई पलायन करता है? तुम निडर होकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, बूढ़े ने बताना आरंभ किया। इस गांव में प्लेग की महामारी फैली है, जो चूहों के अकस्मात बड़ी संख्या में मरने से फैलती है और इंसानों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इस बीमारी में गांव के गांव उजड़ जाते हैं और गांव के लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़ दूसरे गांव में चले जाते हैं। मेरा घर वीरान है, इसका मतलब है पूरा गांव वीरान होगा और तुम्हें इस गांव के किसी भी घर में कुछ भी नहीं मिलेगा। संयोगवश मुझे इन्हीं दिनों लू लगने से साधारण बुखार हो गया था। मैंने दुनिया देखी है, जानता हूँ मुझे प्लेग की महामारी ने नहीं जकड़ा था, बल्कि मैं साधारण बुखार का शिकार था। मैंने अपने बेटे कन्हैया और बहू रेवती तथा पोता पोती को यह समझाया भी था, लेकिन वे लोग बुखार के कारण अर्ध बेहोशी अथवा नींद की अवस्था में मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। ऐसे संवेदनहीन परिवार के साथ रहकर अब मैं अपना बुढ़ापा नहीं काटना चाहता। बेशक तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारी सीने में एक बहुत खूबसूरत रहम दिल है। तुम घर खाली देखकर भागे नहीं, बल्कि मेरी पुकार सुनकर रुक गए और अपने हिस्से का खाना पीना भी मुझे दिया। अब मैं अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। बूढ़े का आखिरी वाक्य सुन कन्हैया ने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे माफ़ करो चचा, मैं रोहतासगढ़ का एक बहुत शरीफ व्यक्ति हूँ। महीने में एक ही बार चोरी के लिए निकलता हूँ। रोहतासगढ़ में लोग मुझे मेहनत मजदूरी करने वाले किसान के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी कम ज़मीन है कि उसमें उपजी फसल से घर का गुजारा संभव नहीं होता, इसलिए चोरी करता हूँ। तुम्हें साथ ले भी जाऊँ तो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकूँगा। मेरा खर्चा उठाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बल्कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें फिर कभी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बूढ़े ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई चचा। आपका घर खाली नजर आ रहा है, यहाँ रुपया थैला जेवर कुछ भी नहीं है। आप मुझे कहाँ से कुछ देंगे? कन्हैया बूढ़े की बातों से कुछ खिन्न सा होकर बोला। बूढ़ा मुस्कुराया। तुमने कभी कोबरा चोर का नाम सुना है? कोबरा चोर? कन्हैया याद करते हुए बोला, ऐसे एक चोर की 25-30 साल पहले बड़ी धूम थी। सुना था वह जहाँ भी चोरी के लिए जाता अपने साथ एक कोबरा नाग को लेकर जाता था। हाँ, वह नाग मेरा पालतू नाग था, जिससे डरकर लोग घर से तितर बितर हो जाते थे और मैं आराम से चोरियां कर लेता था। कोबरा नाग से डरकर भागे लोग कभी मेरा चेहरा भी नहीं देख पाए, इसलिए मैं कभी पकड़ा नहीं गया। बूढ़े ने कहा, आप एक चोर थे? कन्हैया ने अविश्वास से बूढ़े को देखा। हाँ, मेरा असली नाम भोला राम है और अपने गांव में बहुत भोला भाला आदमी समझा जाता हूँ। लेकिन जवानी में मैंने बेशुमार चोरियाँ की और बेपनाह दौलत इकट्ठी की। लेकिन मेरी एक आदत थी, जब भी मैं चोरी करता था, चोरी का आधा माल अपने एक गुप्त अड्डे पर छिपा देता था और केवल आधा ही माल घर पर लाता था। दरअसल ऐसा मैं इसलिए करता था कि कभी मेरा बेटा मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो मुझे धन दौलत और रोटी पानी का मोहताज ना होना पड़े। और आज वो दिन आ गया है। मैं अपना सारा धन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उससे तुम सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीदकर ढेरों नौकर चाकर रखकर खेती कर सकोगे। फिर तुम्हें कभी भी चोरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। कन्हैया ने अपने बचपन में कोबरा चोर की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, इसलिए वह भोला राम पर अविश्वास नहीं कर सका। भोला राम कन्हैया को छुटमलपुर के नज़दीकी जंगल की एक गुफा में ले गया, जहाँ उसने ज़मीन में बहुत सारा धन गाड़ रखा था। भोला राम ने कन्हैया के साथ खुदाई करके वह सारा धन निकाल लिया और फिर वह धन भोला राम ने कन्हैया के हवाले कर दिया। धन इतना ज़्यादा था कि बहुत जल्दी ही कन्हैया ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीद ली और उस पर खेती करके आराम से दिन व्यतीत करने लगा। भोला राम को कन्हैया के बच्चे दादाजी का सम्मान देने लगे और अच्छा खाने पीने से बूढ़े भोला राम की सेहत इतनी अच्छी हो गई कि वह कन्हैया के पालतू घोड़े दिलदार पर दिन भर सैर करता रहता था और रात को कन्हैया के बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आप कुछ भी काम करते हों, दूसरों के प्रति दया की भावना और इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। अशक्त और बीमार व्यक्ति की सेवा करने से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। न जाने कब आपकी कौन सी अच्छाई आपका भाग्य बदल दे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।